आपका ITI फिटर ज्ञान में मोस्ट वेलकम है। ठीक है, जैसे हमने पिछला टॉपिक हमने कंप्लीट करके छोड़ा था, आपको सब पढ़ाया था एलॉयज़ वेलॉयज़ के बारे में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे फिजिकल क्या होते हैं, मैकेनिकल क्या होते हैं, केमिकल क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले आ जाते हैं फिजिकल में। हमने थोड़ा सा नोट डाउन कर दिया है, फिजिकल में आ जाते हैं। हाँ, तो फिजिकल का जो हमारा पहला पॉइंट है, वो है कलर। ये पहला पॉइंट आता है कलर में। इसमें जैसे हमारा हो गया आपका, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर रेड रंग में होता है, लाल कलर में पाया जाता है। ठीक है, और जैसे सोना हो गया, गोल्ड हो गया, आपका गोल्ड हल्का येलोइश कलर में होता है। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई किसकी, फिजिकल के अंडर। बाकी ये मैकेनिकल केमिकल अभी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर में। इसमें स्ट्रक्चर, जब हम लोग कोई मेटल्स होता है उसको तोड़ के अंदर का देखते हैं तो हमें उसमें एक स्ट्रक्चर बनाई दिखाई देता है। वो हमारे 3 तरह के होते हैं, एक ग्रैनुलर होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जो दूसरा है वो तुम्हारा क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन। और जो आपका जो तीसरा स्ट्रक्चर होता है वो होता है फाइब्रस। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कास्ट आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं वेट। ठीक है, हम किसी भी मटेरियल का ग्रेविटी के अंदर कुछ वेट होता है, उसको हम लोग भार कहते हैं। हर मटेरियल का अपना भार होता है। तो मतलब ग्रेविटी के अंदर जो भारीपन मेटल का मापा जाता है, मतलब मेजर किया जाता है, उसको हम लोग वेट कहते हैं। कंडक्टिविटी हम लोग जानते हैं क्या होती है। कंडक्टिविटी होती है हमारी चालकता, कौन सा मेटल कितना अच्छा चालक है, कितनी तेज से उसमें ट्रांसमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, ये सब आपके कंडक्टिविटी के अंदर आता है। तो सबसे अच्छा हमारा कंडक्टिव मटेरियल कौन सा है, चांदी। चांदी को हम लोग Au से लिखते हैं, Au सिल्वर। ठीक है, ये आपका सिल्वर जो है सबसे गुड कंडक्टर होता है, इज अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। अब हम लोग आ जाते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी में। हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जब हम किसी पदार्थ का या किसी मेटल का घनत्व को, किसी पदार्थ या मेटल के घनत्व को पानी के घनत्व के साथ कंपेयर करते हैं या उसके अनुपात को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, जब किसी मेटल को पानी के घनत्व के साथ कंपेयर या और रेशियो भी कह सकते हैं, रेशियो को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक पॉइंट में देख लेते हैं कि आपका जो होता है गोल्ड का, जो हमारा गोल्ड होता है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी होती है 19.6। ठीक है, और जो सबसे कम होता है एल्युमिनियम का, आपका एल्युमिनियम का 2.67 होता है। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि आपकी गोल्ड की कितनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी और एल्युमिनियम कितनी है। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट है, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया,
5वां हो गया और ये 6 पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट आपका है मैग्नेटिक। तो हम लोग इसमें मैग्नेटिक देखते हैं कि हमारे मेटल्स मैग्नेटिक है और नॉन मैग्नेटिक है। जैसे जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी तो वो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल होगा, जिसमें कम होगी या तो बहुत मतलब होगी ही नहीं, वो नॉन मैग्नेटिक हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई। और 7वां है कि फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गलीयता। गलीयता कि मेटल कितने टेम्परेचर पे मतलब एकदम लिक्विड के फॉर्म में हो जा रहा है, उसको हम लोग फ्यूजिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और आपको मैं अभी नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। एक काम करता हूँ, मैं केमिकल प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा लंबा भी है, इसलिए मैं अभी आपको नेक्स्ट पे केमिकल प्रॉपर्टीज बताता हूँ। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, उसमें एक हमने टॉपिक बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी पदार्थ का घनत्व अपॉन जल का घनत्व। मैंने आपको वहां बताया था ना कि किसी पदार्थ का घनत्व और जल घनत्व के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि एल्युमिनियम के लिए कितना है, कॉपर के लिए कितना है, तो मैंने आपको डिटेल्स में लिख दिया है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए और इसको आप नोट भी करते जाइए। एल्युमिनियम का 2.67 होता है, क्रोमियम का 6.92, कॉपर का 8.90, गोल्ड का 19.26, आयरन का आपका 7.84 होता है, लेड का 11.40, मैग्नीज का 8, एजी का 10.40 और आपका टिन का 7.30, टंगस्टन का आपका 19.19, जिंक का 7.15। इसमें आपका एल्युमिनियम इंपॉर्टेंट है, आपका कॉपर इंपॉर्टेंट है, गोल्ड इंपॉर्टेंट है, आयरन इंपॉर्टेंट है और आपका लेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इधर आपका टंगस्टन और जिंक, ये दोनों मोस्टली पेपर में पूछ लेते हैं और आपके ये 2-4 बच रहे हैं तो आप इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, ये सब आपका नंबर क्या है कि कट ऑफ में जब आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो ये आपको हेल्पफुल करेगा एक एक नंबर गेन करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद फिर मैकेनिकल में स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी क्या कहते हैं और ये सब है इसमें, मैं अभी आपको सब बताता हूँ डिटेल में। तो आ जाते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये हमारी होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि कभी कभी 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु मिलके एक कोई मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील ये हमारा किससे बना होता है, ये हमारा बना होता है निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गया। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल टॉपिक नहीं है बट ऐसे पूछ लेता है कभी कभी। तो और जैसे आप हाई स्पीड स्टील, तो जैसे हाई स्पीड स्टील होता है, ये भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, इसका रेशियो किसी को पता है? इसको हम लोग लिखते हैं 18:4:1 से। ठीक है, यहाँ पे 18 हमारा क्या है, टंगस्टन। टंगस्टन को हम लोग W से डिनोट करते हैं। ये आपका क्रोमियम हो गया, ये आपका वेनेडियम हो गया। अब हम लोग चलते हैं
अगले पॉइंट पे, ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। देख लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निकिल हो गया, मॉलिबेडनम हो गया, मॉलिबेडनम, ये सब होते हैं। वेनेडियम हो गया, ये सब चीजें क्या है, पेट्रोलियम, जैसे कुछ पेट्रोलियम रिएक्शन होती है उसमें ये पेट्रोलियम रिएक्शन जैसे कुछ होता है, ठीक है, उसमें ये कैसे कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाती है। कैटेलिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आती हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। बस मेनली यही दो प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे मैकेनिकल में। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। तो हमने अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर लिया है, फिजिकल कवर हो गया है, दूसरा हमारा केमिकल हो गया है। अब बचा है हमारी तीसरी प्रॉपर्टीज मैकेनिकल, मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं, जो किसी की गुण को बताती हैं। जैसे इलास्टिसिटी हो गई, उसमें क्या होता है, फॉर्म डिफॉर्म होता है, वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो ये हमारी इलास्टिसिटी हो जाती है। तो इस तरह 6-7 इसकी है प्रॉपर्टी, मतलब 6-7 पार्ट है, तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए हम जैसे इलास्टिसिटी से ही स्टार्ट कर देते हैं। पहला मैंने डाल दिया इलास्टिसिटी, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया कि जब कोई पदार्थ होता है, कोई मेटल है, जैसे कुछ भी है, उसको हम जैसे कुछ डिफॉर्म कर रहे हैं उसको, जैसे मैंने ये कुछ मेटल है, मैंने इसको ऐसे खींचा तो ये ऐसे करके खिंच गया, ठीक है, ऐसे करके खिंच गया। उसके बाद वापस मैंने छोड़ा इसको तो वापस अपनी फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे इलास्टिसिटी। तो एक बार इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिए क्या होती है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग अभी पढ़ा रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसमें इलास्टिसिटी था हमारा, ठीक है। तो आप इसकी देख लीजिए प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। यह किसी बॉडी का वह गुण है, ठीक है, यह किसी बॉडी का वह गुण है जिससे वह लंबाई, आकार या आयतन के बदलाव का विरोध करता है और लोड हटाने पर वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इसका एग्जाम्पल कैसे, जैसे स्प्रिंग हो गया हमारा, स्प्रिंग ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। और हमारे देखिए प्लास्टिसिटी, यह पदार्थ का वह गुण है, ठीक है, यह पदार्थ का वह गुण है जिसमें डिफॉर्मेशन के बाद वो अपनी पुनः उसी अवस्था में बना रहता है। वापस जैसे इलास्टिसिटी में क्या हो रहा था, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जा रहा था, असली ओरिजिनल पोजीशन पे। बट प्लास्टिसिटी में नहीं होता है, डिफॉर्मेशन के बाद भी वो उसी आकार में बनी रहती है। ये हमारी हो गई प्लास्टिसिटी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूजिबिलिटी, ठीक है। मैंने अभी से पहले भी आपको बताया था फिजिबिलिटी क्या होती है, ये धातु का वह गुण है जिस पे ताप देने पे वो पिघल जाती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं। और हमारी जो सारी धातुएं होती हैं वो हमारी फ्यूजिबल होती हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि डक्टिलिटी क्या होती है, दे देगा आपको ऑप्शन, पूछ लेगा क्या होती है। इसमें क्या होता है, हमारे इसमें जो हम लोग मटेरियल होता है वो बिना टूटे तार के रूप में बन जाता है, ठीक है, उसे बनाया जाता है। एग्जांपल है माइल्ड स्टील। हम लोग माइल्ड स्टील को आराम से खींच के हम लोग उसको वायर के रूप में यूज कर सकते हैं, तारों के रूप में बनाया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रफ कर देता हूँ उसको। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये मेलिबिलिटी। इसमें क्या होती है, इसमें जब किसी धातु पर हैमर से पीट किया जाता है, जैसे हैमर से मारा जाता है तो ये पतली शीट की तरह बन जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलिबिलिटी। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इसमें जब धातु पर हैमर से
चोट लगाई जाती है तो वो पतली शीट्स में बदल जाती है। इसके एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर, टिन हो गया, लेड हो गया, स्टील हो गया, ये सब मैलिएबल मेटल्स हैं। अब इसको याद करने का तरीका है, देखिए कमरे में आपके एसी लगा होता है, ठीक है, एसी लगा होता है और टीवी, जब आप टीवी चलाते हैं, ठीक है, जब आप टीवी चलाते हैं फिर साथ में एसी ऑन करते हैं तो स्टील के प्लेट में कुछ खाने को मंगाते हैं, तो ये आपका स्टील हो गया। एक तरह से तरीका याद करने का, ए से आपका एल्युमिनियम हो गया, सी से कॉपर हो गया, टी से टिन हो गया और बी से आप समझिए लेड हो गया, टीबी होता है ना इसका बी से लेड हो गया, टी से टिन हो गया। तो अब देख लेते हैं रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होता है? ये रेजिलेंस जो हम लोग मटेरियल होता है वो एनर्जी को सोक करता है, सोकिंग करता है, ठीक है। उसका जब उसको लोड को हटा दो तो वो वापस से एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो वही है, जैसे देख लीजिए यह मटेरियल की ऊर्जा को अपने लचीलेपन के कारण सोखने की योग्यता है। लोड हटाने पर स्टोर की हुई ऊर्जा बिल्कुल वैसे ही निकल जाती है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा स्प्रिंग से जैसे लोड लगाते हैं, जैसे हम कभी कभी जैसे गद्दी में बैठे, साइकिल होती है उसकी गद्दी में बैठते हैं तो वो दब जाता है, ठीक है, उसके जब हम लोग उठते हैं तो वापस से वो अपने ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस वो होती है जिसपे खुरचन हो गया और स्क्रैचिंग ये सब जो बच जाता है, उससे बचाव हो जाता है। तो ये देखिए ये धातु की वह योग्यता जिसमें वह कटिंग, स्क्रैचिंग, खुरचन इन सब से बचाव करता है या रोकता है, तो उसको हम लोग हार्डनेस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि मैं वो शॉर्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ब्रिटलनेस, ठीक है। देखिए ब्रिटलनेस क्या होती है? इसमें थोड़ी सी या बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के ब्रिटल धातु टूट सकती है। जैसे आप एग्जांपल देखिए कास्ट आयरन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कभी कभी हम लोग जब इसमें लोड लगाते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है या उसमें खरोच आने लगती है, तो उस हम लोग को प्रॉपर्टीज कहते हैं ब्रिटल, कहते हैं हम लोग कि हाँ इसमें ब्रिटलनेस आ गई, ठीक है। आप देख लीजिए क्या मैंने लिखा है, थोड़ी सी या बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के ब्रिटल धातु टूट सकती है, इसमें डक्टिलिटी नहीं होती है एंड बहुत से मटेरियल जो अधिक डिफॉर्मेशन होने से पहले ही टूट जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं टफनेस। टफनेस क्या होती है? मतलब सहने की क्षमता समझ लिए होती है, धातु की वह योग्यता जिसे बिना टूटे मोड़ा जा सकता है। मतलब कोई धातु है जैसे उसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ये देखिए बेंड हो रही है बट टूट नहीं रही है, तो इसकी टफनेस बहुत सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टिफनेस। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, माइल्ड स्टील, रॉट आयरन और मैग्नीज स्टील हो गया। हम लोग स्टिफनेस क्या देखते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन के लिए मटेरियल के रेजिस्टेंस को स्टिफनेस और सुदृढ़ता कहते हैं। मतलब कि कोई इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस दे रहा है, उसको कोई जो रेजिस्टेंस दे रहा है उसी को हम लोग स्टिफनेस कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट है टेनासिटी। धातुओं को स्ट्रेचिंग के बिना टूटने से बचाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेनासिटी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो अब लोग नेक्स्ट देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? इसमें पदार्थ खिंचाव शक्ति को सहन कर सकती है। कोई जैसे कुछ है उसको हम लोग खींच रहे हैं तो उसको सहन कर रही है, वो शक्ति को सहन कर रही है, तो उसमें हम लोग कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसका हम लोग फॉर्मूला होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ का, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्रीप। क्रीप क्या है? क्रीप हमारा जब किसी फिक्स टेंसाइल लोड पर लगाने पर मटेरियल में बढ़ती हुई लंबाई क्रीप कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पुली वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मतलब ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन पुली लगी होती है, उसके ऊपर सब वो वायर लगा होगा पुली, तो मतलब वो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे क्रीप हो रहे हैं, तो वहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस ये समझ लीजिए उसमें लोड लगाते हैं तो मटेरियल का लंबाई में खिंचाव आता है, लंबाई बढ़ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये देखिए उच्च तापमान पर क्रीप, ये मतलब हाई टेम्परेचर पर ही क्रीप शो करती है। फटीग देख लेते हैं, यह मतलब तब होता है जब उसमें अल्टरनेटिंग स्ट्रेस डालते हैं, ठीक है, कुछ समय बाद वो फेल हो जाती है। जैसे हम लगा रहे हैं, एक बार लगाया फिर उसने सह लिया, फिर हम लगा रहे हैं, अल्टरनेटिंग हम उसको दे रहे हैं धीरे धीरे, अल्टरनेटिंग मतलब बार बार थोड़े थोड़े समय पे दे रहे हैं, फिर एक समय पे आके ये फेल हो जाएगा। तो जब वो फेल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि फटीग हो गया मटेरियल में। तो ये आपके 14 पॉइंट से मैंने कवर कर लिया। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है मेल्टिंग पॉइंट। मैं सब सारे धातुओं मतलब मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट आपको शो कर दूंगा, ठीक है। इसको रफ कर दे रहा हूं मैं।
हाँ तो स्टूडेंट लोग, अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला था, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेल्टिंग पॉइंट और मतलब कौन सा मटेरियल किस में मिलाने पे उसकी क्या प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। तो ITI फिटर ज्ञान को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।